तो आप उस टर्म को, जो रिक्वायर्ड टर्म है, उसको आप ए एन मान लोगे, ठीक है। तो आप ये लिखिएगा, लेट द रिक्वायर्ड टर्म कौन सी है वो पूछ रहे हैं भाई, पहली नेगेटिव टर्म बताइए। लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी ए एन। रिक्वायर्ड टर्म को मैंने ए एन मान लिया, तो ये जो ए एन है ना, इट मस्ट बी लेस देन जीरो। ए एन शुड बी लेस देन जीरो। भाई nth टर्म जो है, मतलब मान लो, जब मान लीजिए 50वीं टर्म है, तो वो जो 50वीं टर्म है उसको मैं क्या बोलूँगा, A50 है ना। तो वो जो है वो जीरो से छोटा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना एज पर क्वेश्चन। ए एन इज लेस देन जीरो। अब जो ये ए एन है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन जीरो, ये होता है, ठीक है। आगे कर रहा हूँ उसको मैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 120 सॉरी, प्लस एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितना बताइए, -4। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी -4, थर्ड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी -4 इज लेस देन जीरो। 120 -4 इंटू एन इज -4n, -4 इंटू -1 प्लस का 4 लेस देन जीरो। तो क्या बचा इधर, -4n प्लस 124 इज लेस देन जीरो। -4n इज लेस देन -124, ठीक है। -4n है इधर, और ये 124 है प्लस का, ये उधर जाकर क्या हो गया, -124, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा चेंजिंग द साइन थ्रू आउट। Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। Sir, हमारा आंसर -4 आ रहा है। अभी बता रहा हूँ, ओके सर। देखिए। 31 आ रहा है। तो रुक जाओ ना, -4n इज लेस देन -124, ये आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब ऐसा होता है कि ये तो इनइक्वालिटी की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर लेस देन का साइन अगर है तो ये इनइक्वेशन है, तो इक्वेशन की तरह हम वो नहीं कर सकते कि यहाँ पर माइनस से माइनस को काट देंगे, हमको थ्रू आउट साइन बदलने होते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे n वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव चाहिए, तो -4n है, मुझे इसको प्लस का 4n बनाना है, तो इसका साइन आप बदल रहे हैं ना एक तरह से। आपने -4n का साइन बदल दिया तो क्या हो गया, प्लस का 4n। ये जो लेस देन है इसका साइन बदल दोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। -124 का साइन बदल दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 124। 4 3 12, 4 1 4, n इज ग्रेटर देन 31, तो n इज ग्रेटर देन 31, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 32nd टर्म must be its first negative। दोबारा समझिए, हमेशा क्या होता है कि इक्वेशन भी हो ना, उसमें भी साइन ही बदलता है। अब वो साइन कैसे बदला, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर लिखा रहता है -2n इज इक्वल टू -6, तो सीधा सीधा तो आप इस तरह से करते हैं कि भाई नेगेटिव से नेगेटिव काट दिया, 2 1 2 2 3 6, तो n की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर भी थ्रू आउट हम साइन ही बदलते हैं। किस तरीके से, ये जैसे -2n है इज इक्वल टू -6 है, तो -2n का मैंने साइन बदल दिया, तो माइनस था ना तो प्लस हो गया। और ये जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी साइन होता है पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस को पलट दीजिए 180 डिग्री ऐसे, मतलब इसको पलट दीजिए साइन को। तो जब आप इसको पलट दोगे तो नीचे वाली लाइन ऊपर, ऊपर वाली लाइन नीचे आ जाएगी, तो ये भी पैरेलल लाइन ही बची, मतलब इक्वालिटी ही रही तब भी, ठीक है। और -6 का हो गया +6, तो अब भी आपका n की वैल्यू 3 आ गई। वहीं जब मैं इनइक्वालिटी की बात करता हूँ, तो ये जो साइन है, इस साइन को जब 180 डिग्री ऐसे घुमा दूंगा, पलट दूंगा, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना
इनइक्वालिटी में सिर्फ और सिर्फ पंगा ही यहाँ पर अटकता है कि बच्चा नेगेटिव से नेगेटिव काट देता है, वो मत करना, ठीक है। वही तो समझा रहा हूँ कि जब भी कभी अच्छा अब एक चीज़ ये सोचते हैं भाई ऐसा क्यों, हमें तो ये चीज़ नहीं आ रही समझ में, हम तो इतना इतना तो जानते हो कि एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी चीज़ को ले जाते हैं तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है ना। तो आप ये कहो कि नहीं मुझे चेंजिंग द साइन थ्रू आउट मुझे नहीं आ रहा है फंडा समझ में, मैं तो इधर का उधर कर सकता हूँ, तो चलिए कर देते हैं। हमने इस साइन को तो एज इट इज रखा, -4n को उधर ले गए, प्लस का 4n हो गया, -124 को इधर ले आए, प्लस का 124 हो गया, 431 था, तो क्या आ गया n इज ग्रेटर देन 31, तो भी ऐसे ही आ गया। हमने यहीं से क्यों कॉटमिटी नहीं करती, जैसे माइनस से माइनस करते हैं सर वही तो बता रहा हूँ, माइनस से माइनस ऐसे कटता नहीं है, नहीं कटता। हाँ यही तो अंतर है इसमें और उसमें। हाँ बेटा बोलो। सर आपने 32nd टर्म मस्ट बी के बाद क्या हमने भी इधर काटा। 32nd टर्म मस्ट बी इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये मैंने कुछ नहीं है बस ऐसे ही समझाया था, इसको छोड़ो, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने बोला n इज ग्रेटर देन 31, ये आ रहा है, तो इसका मतलब सर आपने 32nd क्यों लिखा? 32nd इस वजह से लिखा कि n की वैल्यू क्या आ रही है 31 से बड़ी, n की वैल्यू क्या आ रही है 31 से बड़ी, तो 31 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या होगी 32 ही तो होगी, है ना। और अगर हाँ बड़ी तो कुछ भी हो सकती है। हाँ लेकिन उन्होंने पूछा है कि उसकी पहली नेगेटिव टर्म, मतलब बड़ी जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए 31 से बड़ी 32 है, 32, 33, 34 जितनी भी है वो सारी की सारी नेगेटिव टर्म्स ही आएंगी, लेकिन पहली नेगेटिव टर्म आएगी n इज ग्रेटर देन 31 वाली, यानी कि जस्ट जो बड़ी है 32, वो करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने a 32 निकाला, तो a 32 कितना आ रहा है, a प्लस 31b है ना, और a कितना है 120 -4 आ जाएगा। प्लस 31 इंटू -4, -4। ऐसे ही अगर मैं a33 निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, और a33 निकालूंगा -12 आ जाएगा, तो सारी नेगेटिव ही नेगेटिव आती चली जाएंगी। तो पहली नेगेटिव टर्म वो है विच इज 32। हाँ जी बोलिए। अगर ऐसे क्वेश्चन को करें कि नेक्स्ट सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दे 116 माइनस 120, हाँ तो वो गलत रहेगा। नहीं ठीक तो है, 116 माइनस 120 करके ही तो कॉमन डिफरेंस आया है भाई। 116 माइनस 120 करा है तभी तो d की वैल्यू मैंने -4 दी है, देखिए d की वैल्यू -4, ऐसे ही करना है जैसे कह रहे हो, ओके समझ गए। चले भाई आगे। अच्छा और तुमने 2 भेजे थे ना, एक और देखते हैं। स्टाइल इसका भी थोड़ा अलग है, मैंने पूछा 2 भेजे थे डी में वाला चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा। इफ द रेशियो भाई कौन से मास परेड में है? ये तो स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस अभी सही करने लग गया। कौन सी मास परेड में है? मिलिट्री वाला गाना कुछ, मिलिट्री वाला कुछ वो कॉमेडी मिलिट्री। मुझे तो विजाई वाला गाना लगा। मेरा है और ये संगत का असर आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखो, कभी तुम पर भी इसका असर ना आ जाए। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे दिखाई दे रहा है तुम बजाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नोट करिए। इफ द रेशियो ऑफ, सुनो इफ द रेशियो ऑफ इम्पोर्टेंट है। ये मैं तो देख रहा हूँ एपी है। मैं तो सर्विस करता है 2 साल बेटा ढूंढना पड़ेगा। अरे मैं तो नहीं ये भी बोल लेंगे बेटा, कल शुरू करो। अब सर से पूरी क्लास से करवाएंगे। ये जो है ना क्वेश्चन मेरे- इनकम्प्लीट है वैसे, बता देता हूँ अभी आपको क्या है क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप सब लोग भी समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में कुछ चीज़ इनकम्प्लीट है। अब वो इनकम्प्लीट क्या है वो भी बताऊँगा, क्वेश्चन नोट करिए पहले। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स
the ratio of the first n terms of two APs is 7n plus 1 is to 4n plus 27. 4n plus 27. Full stop. Find the ratio of their nth terms. Find the ratio of their nth terms. समझ गए क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है? कुछ कमी लग रही है क्वेश्चन में? ऐसा नहीं लग रहा कि जो चीज दे रखी है वही चीज पूछ रहे हैं? देखो क्या है? अरे वो n के टर्म्स में तो है। हाँ, उन्होंने बोला if the ratio of the first n terms of two APs, if the ratio of the first n terms of two APs is this, मतलब दो AP हैं, उन दो AP की जो शुरुआत की n terms हैं उनका रेशियो दे रखा है। Find the ratio of their nth terms. तो बस एक चीज ये लिखना भूल गए, if the ratio of the sum of, ये है बस के बीच में, क्योंकि रेशियो ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, तो फर्स्ट एन टर्म्स का रेशियो सारी की सारी एन टर्म्स अब उनको आपने ऐड करा है या nth टर्म का रेशियो, तो वो दो ही तो टर्म्स हैं हमारे पास, या तो nth टर्म होती है जिसको हम जनरल टर्म बोल देते हैं, या फिर सम ऑफ एन टर्म्स होता है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म्स, तो उनकी nth टर्म्स का रेशियो मेरे को बताना है। तो nth टर्म्स का रेशियो जब बताना है तो फिर सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ मिसिंग है बीच में क्वेश्चन में, इसका सॉल्यूशन होगा तुम्हारे पास? नहीं, अगर कहीं से मिल जाए, ये किसी ने मतलब स्कूल में भेजा है? स्कूल स्कूल में कहाँ आ रहे हैं? इसी क्लास वाले से नहीं मिल सकते। हाँ, तो चलिए, अगर हमने ये करवाया था तो इसमें भी आप देखोगे कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ही होगा वो वहाँ पर। तो आप ये देखिएगा कि जब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स है और दो एपीज हैं, दो अलग अलग एपीज हैं, तो क्या करेंगे? Let the first AP be A, comma A plus D, comma A plus 2D, comma dot dot dot, ऐसे करके छोड़ दिया। यस सर, सम ऑफ ही है। अच्छा, ऑनलाइन ही दे रखा है। एंड द, ये बोला ऑनलाइन का एक्सपर्ट बोला, एंड द सेकंड AP be ऑनलाइन कितना मार्क्स है? A dash। ऑनलाइन मैक्सिमम करते हैं हमने एग्जाम में। अच्छा, एक मिनट, कोविड वाला जो टाइम था उसमें तो टॉप करते होगे तुम? वही पूछ रहा हूँ मैं इससे। वही बारे में पूछा। सर हर कोई करता था। A dash plus T dash, नहीं एक और स्टाइल चला था उस दौरान, जो मतलब आप लोगों को भी पता ही होगा कि बच्चे क्या करते थे कि जैसे 5 क्वेश्चंस हैं किसी टेस्ट में, या मान लीजिए 6 क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से 4 होते थे बिल्कुल सही के सही, एकदम बिल्कुल करेक्ट होते थे। फिर वो देखते थे नहीं मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो बाकी के 2 मुझे गलत करने चाहिए, कुछ गड़बड़ करनी चाहिए। तो कुछ टीचर का भरोसा नहीं होगा, हाँ, टीचर से कैसे कर दी इस बंदे ने? कुछ जो बहुत स्मार्ट बच्चे होते थे वो उसको जरा सा सॉल्व करके आधा छोड़ देते थे, है ना? वो मैं बहुत दिमाग लगाया मैंने, लेकिन फिर ना मेरे से हुआ नहीं, अटक गया। सर कैसे, कुछ प्लीज एक्सप्लेन। तो टीचर को भी लगता था अच्छा हाँ भी बच्चा ध्यान दे रहा है, मेरे से पूछ रहा है ना, और बस उधर बच्चा भी खुश। सर ये करते हैं 4 साल हो गए बंदे ने शक्ल नहीं दिखाई है, अब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये बड़ा स्मार्ट। हाँ, ये तो मैं कहता हूँ ऑनलाइन का एक्सपर्ट। डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट एपी, क्योंकि उन्होंने बोला रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज, तो 2 अलग अलग एपीज हैं। तो जो एक एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को ए, कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया। जो दूसरा एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को ए डैश और कॉमन डिफरेंस को डी डैश मान लिया। अब क्या करेंगे देखिए, हम ये कहेंगे कि अगर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी यानी कि एस एन अपॉन एस एन डैश, एस एन अपॉन एस एन डैश कितना दे रखा है 7n+1 अपॉन 4n+27, ठीक है। और जो ये एस एन है, एस एन का फॉर्मूला क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी तरह से जो एस एन डैश है उसका क्या होगा, क्योंकि दोनों में सम ऑफ एन टर्म्स है तो n तो दोनों में सेम रहेगा, बस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग होगा, ए डैश और डी डैश। इसे तो कट जाएंगे n/2 हाँ 2a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 7n+1 अपॉन
4n प्लस 27, ठीक है। n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो गया, n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो गया। और अब मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर में 2 ले लूँगा कॉमन। क्या सोच कर ले रहा हूँ वो अभी बताता हूँ। न्यूमरेटर में 2 ले लिया कॉमन। कॉमन लेने का मतलब है कि 2 से उससे- डिवाइड कर देना। हाँ, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 कॉमन लेने का मतलब भाई 2a में से 2 कॉमन ले लिया तो a बचेगा, तो यहाँ तो a बच गया। और इधर n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा n-1/2 इंटू डी। ऐसे ही डिनोमिनेटर में से भी 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा a डैश प्लस n-1/2 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, वो बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म्स। तो मुझे उसकी nth टर्म्स का रेशियो निकालना है। तो nth टर्म्स का रेशियो कैसे निकलेगा, अगर ये n-1 ना होता, n-1/2 ना होता, तो हम ये कहते हैं, मतलब अगर ये सिर्फ n-1 होता, अपॉन में 2 ना होता, तो मैं बोलता a प्लस n-1 इंटू डी क्या हो गया, nth टर्म हो गई पहले वाले ap की। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी अगर n-1/2 ना होता, सिर्फ n-1 होता, तो a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश यानी कि सेकंड वाले ap की nth टर्म हो जाती है। nth टर्म का फॉर्मूला यही होता है ना, a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब यहाँ पर ये जो अपॉन का 2 है ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आप लिखिएगा सर डी और डी डैश का फॉर्मूला नहीं आएगा? हाँ, तो इनटू में है, वो तो हो ही जाएगा। वो तो मल्टीप्लाई में है ना, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ये कह दीजिए लेट n-1/2 लेट n-1/2 इज इक्वल टू, मान लीजिए p-1 ऐसे ही मान लिया मैंने। समझ गए कि नहीं इतना, n-1/2 को आपने p-1 मान लिया। यहाँ से n की वैल्यू निकालो, n-1 कितना होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू p-1, तो n कितना हो गया 2p-2 और -1 उधर जाकर +1, तो n की वैल्यू हो गई 2p-1, -2 + 1 is -1, 2p-1 ये हो गया। देयरफॉर अब आप यहाँ पर लिखे n-1/2 की जगह आ गया p-1, आपने लिखा a प्लस p-1 इंटू डी अपॉन डिनोमिनेटर में a डैश प्लस p-1 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 7 इंटू n की जगह आपने लिख दिया 2p-1 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 4 n की जगह 2p-1 प्लस 27, ठीक है, इतना हो गया। अब a प्लस p-1 इंटू डी क्या हो गया, pth टर्म, हाँ pth टर्म हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे ap, और a डैश प्लस p-1, तो ये pth टर्म हो गई सेकंड वाले ap की, तो ap डैश बोल दिया उसको, इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर लो, तो 7 इंटू 2p कितना हो गया 14p, और 7 इंटू -1 इज -7 और प्लस का 1 अपॉन में 4 इंटू 2p इज 8p, 4 इंटू -1 इज -4 और प्लस का 27। ये जो ap है लिखो इसको दोबारा से ap और डिनोमिनेटर में लिखिए ap डैश इज इक्वल टू 14p और -7 + 1 कितना हो गया -6, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में 8p और 27 - 4 इज प्लस का 23। इसके बाद लिखिएगा नाउ सिंपली रिप्लेस p बाई m। रेशियो ऑफ देयर nth टर्म्स निकालना है ना, तो हमने रेशियो ऑफ देयर pth टर्म्स निकाल लिया, तो p भी एक अननोन है, ऐसे ही n भी एक अननोन है। तो अब आप ये कहें नाउ सिंपली रिप्लेस p बाई n। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे रेशियो ऑफ देयर nth टर्म्स निकालना है। जैसे मान रीजन लीजिए में लिख मेरे दे पास, since both are unknown। हाँ रीजन में लिख दे since both are unknown।
बोथ आर हो सकता है। जैसे ये P है, तो अगर मान लीजिए मेरे से कोई बोल दे कि भाई आपको दोनों के 7th टर्म्स का रेशियो निकालना है, तो आप P की जगह क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। अगर कोई बोल दे कि दोनों के 11th टर्म्स का रेशियो निकालना है, तो आप P की जगह 11 रखेंगे। ऐसे ही अगर कोई बोल दे कि आपको इनके nth टर्म्स का रेशियो निकालना है, तो आप P की जगह n रख देंगे। वही है बस। तो ये हो जाएगा an/an डैश इज इक्वल टू 14n माइनस 6 अपॉन 8n प्लस 20। सर मेरे तो एक assumption ही हो गया ये तो कोई प्रॉपर नहीं, assumption नहीं है, प्रॉपर तरीका। वो तो हमने assumption हाँ, वो वाला तो assumption है, वो वाला assumption है। उस assumption के बेसिस पर ही सारा रेशियो चेंज हुआ है। मतलब पूरा क्वेश्चन assumption पे ही हो गया। पूरा क्वेश्चन assumption से होगा, वो तो मैंने मान लिया। लेकिन क्या है कि रेशियो में जो है ना, अगर मैं सिमिलर assumption लेता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं सेम टर्म मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं सेम टर्म किसी भी इक्वेशन में इस तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो उसके बेस पर होगा। बताओ भाई, क्लियर है? सर ये आपने कब करवाया था याद है किसी? मैंने करवाया था क्वेश्चन। कब? अब यार डेट तो मैं नोट करके नहीं चलता ना कि इस डेट में करवाया था, मैं तो कभी याद नहीं कर रहा। है ना। वो वैसे भी तुम्हें कई चीज़ें याद नहीं आती, सर याद है। उसमें मुझे है। याद है सर मेरे को याद है। चलिए जी, एक क्वेश्चन और देख लीजिए जरा। आपसे अपडेट ऐसे निकलेगा। कोई बात नहीं भाई, आप लोगों के डाउट्स तो करवाने ही हैं। और अब अगर डाउट्स आ रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अब आप लोग सीरियस हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्योंकि और तो मुझे कोई दिन याद आया नहीं जब पहले कभी डाउट्स आए हैं। सर मैंने आया था नौ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के उसको दादा को एक हफ्ता लग गया था। एक्सेप्शंस की तो बात ही नहीं कर रहा, इंटेलिजेंट बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा। चलिए जी, एक हफ्ता लग गया था क्वेश्चन कराने में सारे। हाँ काफ़ी क्वेश्चंस थे, आरएस के थे ना वो। आप भी बड़े हुए हो तो गए थे ना लेकिन सारे। चलिए जी, अब जरा देखिएगा जरा, कोई बात नहीं, गुस्से पर कंट्रोल। अगला देखो जरा एक क्वेश्चन। आज भी लगा था 70 से और घर में रह गए। अरे ये भी सर्कल का एक क्वेश्चन है। कुशाग्र है भी ऑनलाइन? आप बस आ रहे थे सर। आरएस मेरे पास हाँ है, एक मिनट देना अगर ढूंढ के निकालनी पड़ेगी अंदर मेरा। कल दे दूंगा आपको क्वेश्चन। कुशाग्र है हाँ है। चलिए अभी क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन सर्कल का है। A chord PQ of a circle is parallel to the tangent. लिखने दे। A chord PQ of a circle is parallel to the tangent drawn at a point is parallel to a tangent drawn at a point capital R of the circle. Full stop. Prove that R bisects the arc PRQ. Prove that capital R bisects. इसका फिगर दिया होगा ना? Hmm? फिगर दिया बनाना है। फिगर नहीं दिया, बस यही क्वेश्चन है। A chord PQ of a circle. A chord PQ of a circle is parallel to a tangent drawn at a point capital R of the circle. Prove that R bisects the arc PRQ. देखिए कैसे करेंगे। A chord PQ of a circle. तो एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल की एक chord है PQ। ये मान लीजिए सर्कल का सेंटर है, इधर बोल दीजिए इसको P Q। PQ, a chord PQ of a circle is parallel to a tangent drawn at a point R of the circle। तो ये एक टेंजेंट के पैरेलल है, तो टेंजेंट यहाँ पर ले लीजिए R पर, ये पॉइंट R हो गया। तो पैरेलल जैसा लग रहा है पैरेलल। और इसको आप ये बोल दीजिए
एक्स और वाई, ठीक है। ये एक्स वाई जो है टेंजेंट हो गई, जो कि आर पॉइंट पर, इसको टेंजेंट क्या होती है, जो एक पॉइंट पर टच करती हुई चली जाए सर्कल को। तो ये जो टेंजेंट है ये स्क्वाड पी क्यू के पैरेलल है। ये प्रूफ करने के लिए रेडियस लाइन आएगी वो से कर रही है। अब प्रूव करना नहीं, प्रूव दैट आर बाइसेक्ट्स, ये जो कैपिटल आर है बाइसेक्ट्स द आर्क पी आर क्यू, ये पी आर क्यू आर्क को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाली पी आर और ये जो आर क्यू है, ये दोनों की दोनों आर्क जो है ये इक्वल होंगी, आर्क की लेंथ जो है ये इक्वल होंगी। हमको ये चीज़ प्रूव करनी है, तो देखिएगा कैसे प्रूव करेंगे। इसमें 9th क्लास की 2 थ्योरम्स यूज होंगी। सर आर्क का दिखा देना, पी आर और उसके ऊपर एक ऐसा वही आप पी और आर को कनेक्ट कर दो और आर और क्यू को कनेक्ट कर दो, तो पी आर और आर की 2 कॉर्ड्स हो जाएंगी। अगर वो दोनों आप इक्वल प्रूव कर पाए तो ये भी प्रूव हो जाएगा। आर्क को वैसे तो दिखा देना। हाँ ऐसे करेंगे, ऐसे पी आर और क्यू आर के इक्वल प्रूफ करना है मतलब। तो यहाँ पर मुझे प्रूव करना है टू प्रूव, यहाँ प्रिमिशन से करीब करीब यही उसमें मैंने लाइन दे रखी थी, उसके बाद पी आर और क्यू आर दे देते हैं। पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, पी आर और क्यू आर आर्क, इसके ऊपर एक कर्व सा बना दीजिए ऐसे कि पी आर और क्यू आर आर्क जो है इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और इस पॉइंट को बोल दीजिए एस, एस बोल दीजिए। कंस्ट्रक्शन drop a perpendicular OS to chord PQ as shown. Drop a perpendicular OS to chord PQ as shown. तो O जो है, OS जो है ये कौन सी लाइन है, जो सेंटर से आने वाली लाइन है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि इट इम्प्लाइज दैट पी एस इज इक्वल टू एस क्यू, ब्रैकेट में लिखिएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisects the chord, bisects the chord, perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। ये एक थ्योरम होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पी एस वाली लेंथ है और ये जो एस क्यू वाली लेंथ है ये इक्वल है। उसके बाद क्या करिए, इसको ओ एस को एक्सटेंड करिए पॉइंट आर तक। लेट अस एक्सटेंड ओ एस टू आर। OS को आप R तक एक्सटेंड करिए, बल्कि लेट अस एक्सटेंड OS टू R मत लिखो, लेट अस जॉइन S एंड R, ये लिख दो, लेट अस जॉइन S एंड R, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना, ठीक है, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। It implies that angle OSQ is equal to angle SRY is equal to 90 degree. Angle OSQ is equal to angle SRY is equal to 90 degree. रीजन बता दीजिए जरा, देखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्ड है ना PQ और ये जो XY है जो टेंजेंट है, ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं। जब पैरेलल दे रखे हैं तो यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बिकॉज, ये बिकॉज का साइन होता है, बिकॉज PQ इज पैरेलल टू XY। अब सुन लीजिएगा मेरी बात ध्यान से कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एंगल है 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है,
तो इसका मतलब क्या है, ये इसको मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं अभी सिर्फ एस और आर की बात कर रहा हूँ, मैं ओ और एस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एस और आर की बात कर रहा हूँ। तो पी क्यू और एक्स वाई के बीच में एस और आर जो लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल ये वाला इधर एक एंगल बना रही है, तो सेम पोजीशन पर इधर बना रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ये 90 है तो ये 90 हो गया। अब सुनिएगा, टेंजेंट जिस पॉइंट पर सर्कल को टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री एंगल सिर्फ रेडियस के साथ बनता है, सिर्फ रेडियस के साथ बनता है। इसका मतलब ओ एस आर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक रेडियस है, समझ गए। टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये कैसे पता चला, क्योंकि दोनों ये कॉर्ड और टेंजेंट पैरेलल थे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से तो ये पता चल गया कि एंगल 90 डिग्री है, और क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, दैट मींस ओ आर इज रेडियस, तो ये रेडियस है। ये क्लियर है मेरी बात, ठीक है, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि सिंस एट द पॉइंट ऑफ सर बिकॉज का भी ये सिंस का भी यही है, Therefore का भी यही बिकॉज का भी यही है, सिंस का भी यही है। सिंस और बिकॉज सिनोनिम है ना, सिंस और बिकॉज का तो मतलब एक ही होता है। तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या वो क्या था वो रॉकी सिंस 1931 था, क्या था 1980 से था, 81 था 71 था, पता नहीं क्या था, कुछ कर रहे हैं। वो सिंस अलग होता है। अरे केजीएफ चैप्टर 2 में डायलॉग था रॉकी सिंस, अच्छा। वो पुलिस चौकी का। क्या बोल रहे हैं? पता नहीं क्या भी कान में मंत्र फूंक दिए उसने। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नोट कीजिए, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल बिटवीन रेडियस and tangent is 90 degree. So OSR is a straight line. OSR is a straight line, and it is the radius of this circle. वो इस सर्कल का रेडियस है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताएं यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, अभी तक जितनी भी मेहनत करी गई है Yes, sir. वो, हाँ ओके यस सर, ओके ओके, यस सर। अभी तक जितनी भी मेहनत करी गई है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए करी गई कि ये जो लाइन जा रही है सीधी की सीधी, ये इसका रेडियस है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब आपको O से P को ज्वाइन करना है, ज्वाइन OP एंड ज्वाइन OQ, ज्वाइन OP एंड OQ करो फटाफट। देखिए अभी 5 मिनट और लूँगा अभी मैं, इसको कंप्लीट कराना है। नोट कीजिएगा, ज्वाइन OP एंड OQ, OP और OQ को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। तो जब OP को और OQ को ज्वाइन कर दिया तो अब आप बोलिए इन ट्राइंगल OSP एंड ट्राइंगल OSQ। देखो फटाफट, इन ट्राइंगल OSP एंड ट्राइंगल OSQ, इन दो ट्राइंगल्स में मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि OS इज इक्वल टू OS कॉमन साइड, OS इज इक्वल टू OS कॉमन साइड। फिर हम ये कहेंगे एंगल OSP इज इक्वल टू एंगल OSQ 90 डिग्री। डिग्री के इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि PS इज इक्वल टू SQ। ये शुरुआत में ही हमने थ्योरम बताई थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हुआ। कॉन्ग्रुएंस का मतलब इक्वल होगा सब कुछ, ठीक है। तो बाई SAS सर सब इक्वल क्या होगी? सोचो, by SAS congruence criteria
triangle OSP is congruent to triangle OSQ. OP is equal to OQ हो गई और OP plus O। अरे एंगल पकड़ो सेंटर वाला। ठीक, अब जरा देखिएगा कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। फिर जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर एंगल हो, इसमें भी फर्स्ट पोजीशन पर एंगल हो, इट इम्प्लाइज दैट एंगल SOP इज इक्वल टू एंगल SOQ। इसको एक बॉक्स में एनक्लोज करो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। और अब क्या करिए, PR को ज्वाइन करो और QR को ज्वाइन करो। What's one thing? ज्वाइन PR एंड QR, दोनों को ज्वाइन कर लिया। PR और QR को ज्वाइन करा। अब आप बात करिए इन ट्राइंगल ORP एंड ORQ। इन ट्राइंगल ORP एंड ट्राइंगल ORQ, कहानी अब समझ में आ जाएगी। आप ये देखिएगा कि जब मैं ORP की और ORQ की बात कर रहा हूँ तो OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू R। रेडियस की तो इक्वल है, दोनों रेडियस है। और साइड देखिएगा एंगल साइड से ये भी हो जाएगा। तो OP इज इक्वल टू OQ, दोनों ही रेडियस के इक्वल हैं, R के इक्वल है। पहली चीज़ तो ये होगी, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ देख लीजिए, ये जो पूरा डॉटेड वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ ORP और ORQ। तो ORP में OP लाई कर रहा है, ORQ में OQ लाई कर रहा है। OP और OQ दोनों ही रेडियस R के इक्वल है। तो ये हो गया। फिर बीच का एंगल लिखें, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR। एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2। ये बीच वाला एंगल हम प्रूव कर चुके हैं इक्वल। ठीक, ये हम कर चुके हैं और इक्वेशन नंबर 2 उसको नाम हमने दे दिया था फ्रॉम इक्वेशन 2। और उसके बाद हम बीच वाली साइड लिखेंगे OR। ठीक है, और इसी को प्रूव करने में इतनी मेहनत लगी थी कि ये OR जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। OR जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए जब स्ट्रेट लाइन है, नहीं समझे, तो ये प्रूव करा था ना हमने कि OSR इज अ स्ट्रेट लाइन। तो OSR ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो OR है ये ORP में भी लाई कर रहा है और ORQ में भी लाई कर रहा है। तो OR इज इक्वल टू OR, नहीं समझे, OR इज इक्वल टू OR कॉमन साइड। अब क्या करें कि जब ये हो गया तो साइड एंगल साइड, तो नेक्स्ट लिखेंगे, उधर लिख रहा हूँ भाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया by SAS congruence criteria triangle ORP is congruent to triangle ORQ। अब इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो देखिए, PR कौन सा अल्फाबेट, कौन सा सेकंड और थर्ड अल्फाबेट क्या बन रहा है, RP। इट इम्प्लाइज दैट RP, और इसका सेकंड और थर्ड अल्फाबेट क्या बन रहा है, RQ। RP इज इक्वल टू RQ, पलट कर लिख दो, PR इज इक्वल टू QR। यहाँ लिख दीजिए रीजन में बाई CP/CD। तो किसी भी कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो भी इक्वल ही होती है। जब कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इट इम्प्लाइज दैट PR आर्क और QR आर्क जो है ये भी इक्वल हो जाएगा। प्रूव, यही प्रूव करना था। जब P से R वाली कॉर्ड और Q से R वाली कॉर्ड इक्वल है तो P से R की कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क है और Q से R की जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी इक्वल है। ठीक है, बस इतना कर लीजिए।